जो मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, हमने हमारे पार्ट 1 में भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण लेसन नंबर 1 पढ़ा है। उसमें हमने भाषा का अर्थ समझा, भाषा के कितने रूप हैं उसके बारे में समझा, भाषा का महत्व क्या है वो समझा, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है वो हमने पढ़ा है। अभी बच्चों, हमारे 7 क्लास की व्याकरण वृक्ष में पेज नंबर 8 निकालिए। उसमें हम बोली तथा भाषा के बारे में समझेंगे। भाषा का अल्पविकसित रूप बोली कहलाता है। भाषा का अल्पविकसित रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते हैं। इनका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित है। भाषा बोली का विकसित रूप है। इसमें साहित्य की रचना की जाती है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। हिंदी भाषा का महत्व क्या है? हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है। हिंदी भाषा 18 करोड़ से भी अधिक भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी भाषा ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय बोलते हैं। वे राज्य जिनमें हम मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है वे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में ये प्रयोग होती है। यह फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। डॉक्टर जयंती नौटियाल ने 20 वर्षों तक के हिंदी तथा विश्व के अन्य भाषाओं संबंधी आंकड़ों से सिद्ध किया है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी तथा चीनी भाषियों से अधिक है। यहाँ पर डॉक्टर जयंती नौटियाल ने कहा था कि हिंदी बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी तथा चीन भाषियों से अधिक बोली जाती है। अर्थात हिंदी विश्व में संवैधानिक बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। कई ऐसे कार्य भी हैं जो हिंदी भाषा में ही किए जाता है। आगे देखते हैं हमारे पेज नंबर 9 में कि विदेशी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद किया जाता है ताकि मुनाफा हो सके। अंग्रेजी हमारे यहाँ पर कम बोलते हैं। विदेशी लोग क्या करते हैं कि उन फिल्मों को हिंदी में अनुवाद करके प्रस्तुत करते हैं। हिंदी धारावाहिक, हिंदी विज्ञापन, हिंदी समाचार चैनल आदि अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक देखे जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारतीय की राजभाषा के रूप में उनको स्वीकार किया गया है। केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई है। सरकारी काम हमारे हिंदी में ही होते हैं, इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। यह फिजी देश की राजभाषा भी कही जाती है।
संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। इतनी विशेषताएं शायद ही किसी अन्य भाषा में दिखाई दे, अतः हमें हिंदी का प्रयोग करते समय गौरव का अनुभव करना चाहिए। हमारी हिंदी बहुत ही प्रचलित है, इसलिए हमें हिंदी के लिए गर्व होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। किसी भाषा की ध्वनि को जिन लेखक चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर विचार प्रकट करते हैं, लेकिन लिखित भाषा में इन ध्वनियों को लेखन चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। यह लेखन चिन्ह लिपि कहलाता है। लिखित भाषा में हर ध्वनि का लेखन चिन्ह निश्चित होता है, जो वर्ण कहलाता है। प्रत्येक भाषा की लिपि भिन्न होती है। जैसे बच्चों, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी है तथा हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी है। ये हमें जानना जरूरी है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, पंजाबी की कौन सी है। हमें लिपि की जानकारी होनी चाहिए। साहित्य की तरफ जाते हैं कि सदियों से विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप में संजो कर रखा जाता है, जिसके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है। रचनाएं अनुभव व चिंतन पर आधारित होती है। इस प्रकार ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के दो प्रकार है, एक तो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो बच्चों, हम गद्य साहित्य की तरफ जाते हैं कि जब विचार साधारण रूप में यानी कि बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं तब वे गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। जैसे आगे देखते हैं, हम हमारे पेज नंबर 10 पर बच्चों जाते हैं। मैं सदा छोटी ही बनी रहूं और सदा तेरी गोदी में ही सोने को मिले, तेरे आंचल को पकड़कर सदा तेरे पीछे पीछे घूमती रहूं। कहानी, लेख, जीवनी, संस्मरण पत्र, उपन्यास, नाटक आदि विधाएं गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। प्रसिद्ध गद्य लेखन मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ व उपन्यास गद्य साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। अन्य प्रसिद्ध गद्य लेखन है कि मोहन राकेश, रागे राघव, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा आदि के गद्य भी प्रसिद्ध है। हम दूसरे साहित्य के दूसरे प्रकार पर जाते हैं कि पद्य साहित्य। जब अपने विचार को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। पद्य को गाया जा सकता है, जैसे मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इस प्रकार हम पद्य को गाते हैं। इस विद्या के उदाहरण हैं गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, चौपाई आदि ये पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। प्रसिद्ध पद्य लेखन मैथिली शरण गुप्त तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, कबीर, रहीम, मीराबाई, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अमीर खुसरो, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी, कोयल, कदम का पेड़ आदि सब का पद्य लिखे हैं, जिसमें उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ था झांसी की रानी। साहित्य के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम व्याकरण में
व्याकरण हमारे लिए क्यों महत्व है वो देखते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। व्याकरण उन नियमों को एकत्र करके उन्हें पाठकों तक पहुंचाता है और समाज में उस भाषा का मानक रूप प्रतिष्ठित करता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाती है। व्याकरण हमारे भाषा की शुद्धता का नियम हमें सिखाती है। भाषा किस तरह शुद्ध होती है वह सिखाता है व्याकरण। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके व्याकरण का गहन अध्ययन आवश्यक है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग असंभव है। व्याकरण से ही किसी भाषा के स्थिरता, शुद्धता तथा मानकता आती है। व्याकरण में हम भाषा पर निम्नलिखित स्तरों पर विचार करते हैं। वर्ण स्तर पर विचार करते हैं कि इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा व्यवस्था के बारे में हम विचार किया जाता है। शब्द स्तर पर इसके अंतर्गत शब्द रचना तथा शब्द प्रकार के विषय में विचार किए जा सकते हैं। हम आगे हमारे लेसन में पेज नंबर 11 पर आते हैं। वाक्य स्तर पर, जिसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य संश्लेषण तथा विराम चिन्ह का विचार किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ हमने व्याकरण, साहित्य, लिपि और बोली के लिए समझा। उनकी मुख्य बातें हैं। इस लेसन की मुख्य कौन सी बातें हैं वो देखते हैं कि भाषा विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के दो रूप हैं, लिखित, मौखिक और लिखित। लिखित भाषा द्वारा ही हम अपने पूर्वजों, विद्वानों, साहित्यकारों तथा वैज्ञानिक के ज्ञान तथा उनकी देव को जान पाए हैं। भारतीय संविधान में हमारे 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भाषा का क्षेत्र रूप बोली कहलाता है। हिंदी हमारी संपर्क भाषा, राजभाषा तथा राष्ट्रीय भाषा है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। ज्ञान के सचित कोश को साहित्य कहते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण के बारे में समझा। यहाँ पर हमारा लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।